तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन चल रहा है सबसे सटीक चाल। इस चाल की वजह से कौन चुनाव जीतने जा रहा है और किसकी हो सकती है करारी हार। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं है शायद कि ममता बनर्जी ने एक खेला पहले ही कर दिया है। चुनाव आयोग को लेकर तमाम आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी पहले ही ऐसा कुछ कर चुकी हैं कि बीजेपी के लिए राहें बड़ी मुश्किल होने जा रही हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पहली सूची जारी की है उससे यह भी पता चलता है कि बंगाल में बीजेपी की भी बड़ी तीखी चाल शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार बंगाल के अंदर चल क्या रहा है, वो तस्वीरें जो कैमरे के सामने दिखती तो हैं, लेकिन उनके पीछे का सच शायद कुछ और होता है। आज के विश्लेषण में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल के चुनाव में इस तरह का खेल खुलेआम क्यों खेला जा रहा है और क्या अब तमाम चुनावों का यही दृश्य बनेगा। बंगाल के चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये भी बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन चुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है ये नई तरीके की राजनीति को भी जन्म दे रहा है। तो समझते हैं कि बंगाल में अंदर खाने में क्या कुछ आजकल चल रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुनाव आयोग के उस कदम की जहां चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने एक से बड़े एक पदों पर बैठे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों का चुटकियों में तबादला कर। बात दरअसल ऐसी है कि बीजेपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में घेरने का काम किया है ममता बनर्जी को, और एक सीट पर नहीं बल्कि दो सीट पर जो ममता बनर्जी की अपनी सीट मानी जाती है वहां से शुवेंदु अधिकारी को खड़ा कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी जो है नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी मजबूती से खड़े होने जा रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि शुवेंदु अधिकारी ने 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था। यही बात कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को परेशान करती है और पार्टी के भीतर एक माहौल खड़ा करती है कि शुवेंदु अधिकारी कहीं खेल गड़बड़ ना कर दे, कुछ खेला ऐसा ना कर दे कि फिर से ममता बनर्जी चुनाव ना हार जाए। इसीलिए बीजेपी ने इस बार उनको दो सीटों से टिकट दे दिया है। माना यह जाता है कि जो भवानीपुर सीट है वहां टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत है और यहां भी शुवेंदु अधिकारी का कार्ड बीजेपी ने खेल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को ना सिर्फ घेरा जा रहा है बल्कि जहां जहां टीएमसी मजबूत है उन सीटों पर बीजेपी ने खास तौर पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 144 जो उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें ज्यादातर नाम ऐसे हैं, ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर है। समझ लीजिए, बीजेपी ने पहले से ही अपने तमाम उम्मीदवारों से कह दिया है कि मैदान में उतर जाइए और लड़ जाइए। चुनौती बड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी सामने खड़ी है। तो ये बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन इससे पहले भी एक जोर लगाया गया जब बड़े तबादले होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के अंदर। कई तरह के आरोप चुनाव आयोग इस वक्त झेल रहा है ममता बनर्जी के, और इसी बीच चुनाव आयोग ने जब ये बड़े बदलाव किए तो सवाल इस पर भी खड़े हुए कि एक पद पर आपको किसी अधिकारी को बदलना था, 2 पद पर बदलना था, आपने 6 पदों के पदाधिकारियों का तबादला कर दिया, वो भी डीजीपी रैंक जैसे अधिकारी का आपने तबादला कर दिया चुनाव के दौरान, सिर्फ ये कहते हुए कि चुनावी प्रक्रिया में ये गड़बड़ कर सकते हैं। आपने तो यहां तक कह दिया कि ये तमाम जो 6 पदाधिकारी हैं ये चुनाव से जुड़ी किसी प्रक्रिया से जुड़ी किसी पोस्ट पर काबिज नहीं हो सकते हैं, इनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मतलब थोड़ा समझना मुश्किल लगता है, लेकिन कहां कहां तबादला हुआ है उसको आपको बताते हैं।
तो चुनाव आयोग ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है पश्चिम बंगाल के डीजीपी का बदलाव किया है। पीयूष पांडे को पद से हटा दिया गया है। डीजीपी के पद पर अब नियुक्ति की गई है सिद्धनाथ गुप्ता की। गुप्ता जी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छा है। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी पद से हटा दिया है, मतलब मुख्य सचिव भी बदल दी गई है और उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नारियाला को नया जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। राज्य के गृह सचिव प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच के आईएएस अफसर जो है संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। ऐसे और 2-3 बदलाव किए चुनाव आयोग ने। बड़ी बात यह है कि ये तमाम बड़े अफसर, इनमें से कई ऐसे नाम जो ममता बनर्जी के बाजू में खड़े होते थे, ममता बनर्जी के हर बड़े डिसीजन का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़ते थे और बड़ी मजबूती से ममता बनर्जी के साथ दिखते थे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। चुनाव आयोग को यह बात खटक गई कि ये जो रिश्ता है सरकार और प्रशासन का, कहीं ये रिश्ता पार्टी और प्रशासन का तो नहीं बन चुका है। यानी ये तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो, गृह सचिव रहे हो, पुलिस कमिश्नर रहे हो, तो पश्चिम बंगाल के इन पदों पर बैठे ये तमाम पदाधिकारी कहीं टीएमसी के चहेते तो नहीं बन गए थे। अब ये लगा चुनाव आयोग को, और हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है इसका दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि ये तबादले हुए। ममता बनर्जी को इस बात का बखूबी अनुमान था कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा ये तो होगा ही, क्योंकि जिस वक्त आईपैक के दफ्तर में छापेमारी हुई थी और आईपैक के दफ्तर में ईडी की कार्रवाई के वक्त ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, डीजीपी भी मौजूद थे, तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और इन्हीं में से 2-3 का जो है अब तबादला हो गया है, जिन्होंने खास तौर पर ममता बनर्जी का साथ उस वक्त दिया जब वो सीधे सीधे ईडी के खिलाफ खड़ी हो रही थी। और छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जो आरोप ममता बनर्जी पर लगाया गया है ईडी की तरफ से कि उनकी कार्रवाई में बाधा डाला जा रहा था, उसमें उनका साथ दिया। तो अब सोचिए किस स्तर पर ये अधिकारी जो है थे ममता बनर्जी के साथ, और शायद चुनाव आयोग को ये बात रास नहीं आई। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में ये वाकई में कुछ करते या नहीं करते ये अलग मसला है, लेकिन चुनाव आयोग ने एहतियातन ये काम कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी भी असली खिलाड़ी है। आप ममता बनर्जी की कितनी प्यादों को मारेंगे? चालें अभी कई बाकी हैं, क्योंकि चुनाव की सिर्फ तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव होना अभी बाकी है। ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान की चंद घंटे पहले ही वो बड़ा खेल किया जिसके बारे में बीजेपी को बहुत डर लग रहा था। डर इसलिए क्योंकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी भी हर राज्य में जहां जहां उनकी सरकारें या तो अपनी है या फिर सहयोग से सरकारें हैं, वहां बीजेपी भी ऐसा ही खेल करती रही है। कई उदाहरण है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, लेकिन अब बात बंगाल की है और सत्ता की चाबी फिलहाल ममता बनर्जी के हाथ में है। तो ममता बनर्जी ने अपना तुरुप का इक्का चला और ममता बनर्जी ने जो बड़ी बातें की वो ये कि जो पुजारी होते हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो मुअज्जिन हैं यानी जो अजान के लिए अनाउंस करते हैं, उनके मुआवजे को बढ़ा दिया है। दोनों तबका सध गया है, हिंदू और मुस्लिम। वो वोट बैंक जो एक बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़ा माना जाता है और एक वो वोट बैंक जो ममता बनर्जी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है।
ममता ने दोनों को साधने के लिए जो है सीधे उनका जो मानदेय बनता है उसे 2,000 रुपए महीने कर दिया। अब 2,000 रुपए की करे या 20,000 रुपए करे, बढ़ोतरी से फर्क तो पड़ता है, वोटिंग पैटर्न तो बदलता है। कई राज्यों में भी बदला है और बंगाल में भी बदलेगा, इसलिए चाहकर भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो किया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी भी करती रही है उन राज्यों में जहां वो चुनाव जीतती आई है। तो ममता बनर्जी ने अगर इसे किया है तो राजनीतिक रूप से इसे गलत तो खैर नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये एक सही राजनीति नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर जो है निराशा जता चुका है। खैर, दाग तो सबके दामन में है, किसी के दामन में थोड़े दाग हैं और किसी के दामन में ज्यादा दाग हैं। ये जनता को तय करना है कि उसे किसका दामन पसंद आता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो अब सीधी लड़ाई बन चुका है। यहाँ जो सामने से लड़ा जा रहा है वो लड़ाई तो है ही, लेकिन एक लड़ाई जो है बहुत अंदर से भी खेली जा रही है। वो लड़ाई सीधे सीधे है ध्रुवीकरण की लड़ाई। बीजेपी जहां हिंदू वोट बैंक को यह बताने का प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में उनकी अस्मिता खतरे में है, क्योंकि अवैध घुसपैठ चरम पर है। अमित शाह पूरी ताकत से ये बात रख रहे हैं और ममता बनर्जी ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत कर सकती है। तो ममता बनर्जी ये भी बताने का प्रयास कर रही हैं कि ना सिर्फ वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हैं, बल्कि वो वहां के हिंदुओं के साथ भी खड़ी हैं। तमाम मंदिरों को बनाने का ऐलान, तमाम चुनावी घोषणाएं जो खास तौर पर हिंदुओं से कनेक्ट करती हो और पुजारियों के मानदेय को बढ़ाना, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। तो खेल दोनों तरफ से पूरी तरीके से खेला जा रहा है। तो चलिए जाते जाते ये फैसला पश्चिम बंगाल के लोगों पर छोड़कर जाते हैं कि वो किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे, और एक निष्कर्ष पर आप भी पहुंचिए कि यहाँ सटीक सही चाल किसकी है और वाकई में सरकार में आने के काबिल कौन है।